स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे या फिर जानने वाले हैं क्या क्रायोजेनिक मटेरियल के बारे में। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक दो वर्ड से मिलके बना है। कौन से? ये क्रायोजेनिक एक क्या है? ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड से बना है। क्रायोज। क्रायोज मीन्स क्या होता है? फ्रोजन या फिर फ्रॉस्ट। और जेनिक यानी जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है टू, मीन्स टू प्रोड्यूस। ठीक है। तो अब इसको हम दोनों वर्ड को मिला करके इसका एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन इसका है स्टडी ऑफ हाउ मटेरियल्स बिहेव हाउ मटेरियल्स बिहेव एंड आर produced produced at a very very low temperature। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो इंग्लिश डेफिनेशन हो गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि क्रायोजेनिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कोई भी अपने आसपास के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, उसको बहुत लो टेम्परेचर पे ले जाएंगे। जैसा कि मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास जो भी डेली लाइफ में गैस मिलता है, जैसे कौन कौन से गैस मिलता है हमारे आसपास में। हमारे आसपास में मिलेगा आपको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का देखिए गैसियस नेचर तो हम सब जानते हैं हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं। उसी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बारे में भी हम जानते हैं गैसियस स्टेट में ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इसका बेनिफिट है। ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन फिर देख लेते हैं। मतलब ये सब गैस को हम क्या कर रहे हैं अब, एक इस टेक्नोलॉजी के तहत हम इसको मतलब एकदम लिक्विड स्टेट में लेके जा रहे हैं। इस गैस को हम लिक्विड स्टेट में ले जा रहे हैं और इससे हम अपना बेनिफिट देख रहे हैं कि हम कैसे कैसे इसको अपने लिए, अपने ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो और मेरा लो टेम्परेचर से कहने का मतलब क्या है? लो टेम्परेचर से मेरा कहने का मतलब ये है कि बिलो द टेम्परेचर बिलो द टेम्परेचर एट वाटर फ्रीजेज। मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर नहीं ले लेंगे कि मान लीजिए हम 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं। ये इस तरह का टेम्परेचर नहीं लेंगे हम। मिनिमम अगर लेंगे भी टेम्परेचर तो हम 0 डिग्री, जो कि वाटर का क्या है, फ्रीजिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, है ना। वाटर अगर क्या है, लिक्विड स्टेट में है तो जीरो पे क्या होता है, ये फ्रीजिंग की तरफ मूव करता है। और अगर फ्रीजिंग भी है तो ये लिक्विड की तरफ मूव करता है। तो ये 0 डिग्री क्या है, फ्रीजिंग या फिर मेल्टिंग, फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजेज। ठीक है। चलिए, तो क्रायोजेनिक क्या है हमने बताया आपको। डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स जैसे हम पढ़ना शुरू किए, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को, सबसे पहले हाँ, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में हम सबसे पहले ऑक्सीजन ही को क्या किए थे, लिक्विफाई किए थे। लिक्विफाई कैसे किए थे? और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, -250, नहीं 250 नहीं है, सॉरी, -183 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 180 -183 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये कुछ समझने में दिक्कत कर सकता है। -183 डिग्री सेंटीग्रेड, 183 डिग्री सेंटीग्रेड कहने का मतलब, इस टेम्परेचर से जब हम आगे बढ़ेंगे मतलब क्या, यानी जीरो की तरफ बढ़ेंगे। यानी 182, 181,
तो ये क्या है, ऑक्सीजन क्या रहेगा, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में ही रहेगा। पर ये हमको कोई इसका काम नहीं, क्योंकि हम इसको जान चुके हैं कि मतलब पहले ही, क्योंकि नेचर में जो हम एट प्रेजेंट में हमारे आसपास जो भी ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में ही है, हम जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए क्या क्या रोल अदा करता है। बट हमको क्या करना है, हमको इसके लिक्विड नेचर को जानना है कि ये हमें लिक्विड नेचर में रह करके हमें क्या क्या बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, 183 डिग्री टेम्परेचर से हम नीचे लेके गए इसको, 183 डिग्री, जैसे 1 पे या फिर -180 पे, इस टेम्परेचर पे ले गए तो हम ऑक्सीजन को, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन कहते हैं। लिक्विफिकेशन हम करते कैसे हैं, किसी भी गैस को हम वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर प्लस लो टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर हम किस कम कर सके तो ये गैस लिक्विफाई कर जाता है। तो इस टेम्परेचर पे हमें क्या पता चला, मतलब क्या हमें मिला ऑक्सीजन का बेनिफिट, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन एज अ फ्यूल काम करता है, नॉट अलोंग विथ ओनली ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन के साथ हम हाइड्रोजन भी यूज करते हैं, और हाइड्रोजन एज अ गैस नहीं, हाइड्रोजन को भी हम लिक्विड में लेके जाते हैं, तब वो हमारे लिए फ्यूल बन जाता है। वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे हमें ये O2 एक्ट एज, एक्ट एज रॉकेट फ्यूल, मतलब रॉकेट फ्यूल की तरह काम करता है, किसके साथ, और एलोंग विथ हाइड्रोजन, एलोंग विथ लिक्विड हाइड्रोजन के साथ ये हमें काम करता है। तो फिर थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में जान लेते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि ये हमारा दूसरा गैस क्या हुआ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन इज -253 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री, 253 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ, इसके राइट वर्ड यानी जीरो की तरफ बढ़ेंगे, कैसे, -252 डिग्री, या फिर 250, -251 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हमें गैसियस स्टेट में ही मिलने वाला है, और हमें पता है गैसियस स्टेट के बारे में, जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक आने वाले फ्यूचर में ये एक फ्यूल की तरह काम करने वाला है, हम इसको एज अ फ्यूल यूज करेंगे जब हमारे पास फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा ना। जैसे हम क्या, किसी भी नेचर को, जैसे हम फॉसिल फ्यूल का आज देख रहे हैं क्या क्या दिक्कत हो रहा है, क्योंकि कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और काफ़ी मतलब ये नेचर को हार्म कर रहा है। तो हम क्या है, उससे इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे आज एट प्रेजेंट हम लोग इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रहे हैं। उसी तरह सेम वे में हम फ्यूचर में क्या, हाइड्रोजन पे भी शिफ्ट करेंगे। हाइड्रोजन से हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, इसको फ्यूल सेल में डाल करके, फ्यूल सेल में डाल करके हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम कार, बसेस और जो भी चीज़ हम हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा यहाँ लिखने का मतलब था, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आप पूछोगे कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये हाइड्रोजन एज ए फ्यूल काम करता है, और ये आगे हम यूज करने वाले हैं। अब इसका लिक्विड नेचर देखते हैं, लिक्विड नेचर में ये क्या क्या होता है। जब हम इसका लिक्विड नेचर हमें पता चला कि ऐसे भी फ्यूल था, लिक्विड नेचर में भी बहुत जबरदस्त फ्यूल है, मतलब पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ये तिगुना फायदा, मतलब एफिशिएंट है, 3 टाइम्स एफिशिएंट है। और इसका हम अभी भी यूज कर रहे हैं एज अ रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल में हम इसको यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल। मतलब हो गया कि लिक्विफाइड, लिक्विफाइड लिक्विफाइड हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हम आज यूज कर रहे हैं एज अ रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल। तो कोई किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि हम ये पेट्रोल डीजल क्यों नहीं, रॉकेट, रॉकेट में, रॉकेट फ्यूल में हम पेट्रोल डीजल क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, हमारे पास तो एट प्रेजेंट है ना, तो वो नहीं, क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो इसका ये सिंपल सा आंसर ये होगा कि पेट्रोल और डीजल का ना एनर्जी डेंसिटी बहुत ही लो होता है, एनर्जी डेंसिटी इसका लो है। इससे इसका मतलब क्या हुआ कि
बहुत मतलब एक सर्टेन वॉल्यूम में जब हम यूज़ करेंगे तो ये बहुत कम एनर्जी हमें देगा। और इसी वॉल्यूम में हम अगर हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं तो फिर ये क्या, इससे ज़्यादा एनर्जी हमको, मोर एनर्जी, ये हाइड्रोजन इस सेम वॉल्यूम में अगर यूज़ कर लें, ये पेट्रोल या फिर डीजल अगर यूज़ करते हैं, वॉल्यूम दोनों का सेम है, ये बड़ा छोटा बन गया इसे मतलब आप मत निकालिए कि मैंने बड़ा छोटा बना दिया है, सेम वॉल्यूम है जैसे, तो फिर इसका एनर्जी होगा और ये मोर एनर्जी देगा। ठीक है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। और हाइड्रोजन को फिर तो ये भी आप पूछ सकते हो कि फिर हम पेट्रोल डीजल ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन ही क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है ना कि हाइड्रोजन के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब कुछ पाबंदियां हैं, या फिर बता सकते हैं कि कुछ कारण है जिसके बारे में मतलब हम क्या लिमिटेशंस है जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को, लिमिटेशंस क्या है हमारे पास जिससे हम हाइड्रोजन को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ है जो हम आपको बता देते हैं, जैसे प्रोज और कॉन्स, जैसे हाइड्रोजन के बारे में लिमिटेशंस भी बता देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन को ना हम एज ए गैस नहीं यूज़ कर सकते हैं फ्यूल, इसको हम सिर्फ लिक्विड में ही यूज कर सकते हैं। एक पहला लिमिटेशन तो ये है। दूसरा लिमिटेशंस क्या है कि जो टैंक होता है, जो फ्यूल टैंक होगा हमारे पास, वो जैसे इसका फ्यूल टैंक्स अगर पेट्रोल डीजल की बात कर लें तो आयरन का होता है, और आयरन के साथ हम बहुत आयरन तो हमारे पास अवेलेबिलिटी पता ही है। अच्छा, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास, हाइड्रोजन एक के बारे में एक और अच्छा पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ऐसा एलिमेंट है जो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स में तो ये जैसे फॉसिल फ्यूल खत्म होने वाला है, जैसे हम जिसका जिस तरह से इसका यूज करने वाले हैं वो खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, जिस स्पीड से हम यूज कर रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन कभी खत्म ही नहीं होगा। हाइड्रोजन को अगर हम बायोफ्यूल में मतलब हाइड्रोजन को अगर हम फ्यूल में यूज भी करते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन को हम यूज किए फ्यूल में, ये वापस जैसे इसका बाई प्रोडक्ट, ये तो फ्यूल खत्म हो जाता है और इसे हम काम ले लेते हैं पेट्रोल डीजल से, पेट्रोल एनर्जी से, पेट्रोल से हम क्या, पेट्रोल डीजल वाले फ्यूल से क्या यूज करते हैं, इसे हम मैकेनिकल एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है जब हम इसको यूज करते हैं फ्यूल में, तो ये H2 जो एज अ फ्यूल जब आएगा ना, तो इसका जो लिबरेट होता है, जो बाई प्रोडक्ट यूज होगा, वो H2O वेपर में निकल जाएगा, और फिर H2O वेपर आपको पता है फिर से इसको रिसाइकल करके, और इस तरह से साइकिल चलते रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला सोर्स नहीं है। तो फ्यूल की, भविष्य में आने वाले फ्यूल की हमको चिंता ही नहीं करनी है कि हम लोग गाड़ी वाड़ी नहीं चला सकते हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो कभी बंद हो जाएगा अगर फ्यूल खत्म हो जाएगा तो। ऐसा कोई है, होने नहीं वाला है। बट यही है कि अभी बहुत कॉस्ट इसका, हाइड्रोजन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी हमारे पास जो डेवलप नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। जैसे टैंक में हम हाइड्रोजन को, जैसे पेट्रोल डीजल यूज़ कर लेते हैं आयरन टैंक में, मतलब उसकी टंकी जो होती है, आयरन आयरन की टंकी होती है। लेकिन हम हाइड्रोजन जब फ्यूल यूज़ करेंगे तो आयरन की टंकी नहीं हो सकती, वो फिर क्या, सोडियम, निकल, मैग्नीशियम, इस तरह के एलॉय की जरूरत पड़ती है। और एलॉय, ये सब जो एलिमेंट है आयरन के मुकाबले बहुत कम प्रेजेंट है, इसीलिए इसका एक ये भी होगा कि ये बहुत थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा। बट एक समय जब आएगा जब पेट्रोल डीजल खत्म होगा, तो फिर हम कॉस्ट थोड़ी देखेंगे, तब तो हम अपना ज़रूरत देखेंगे, तो एक दिन तो हम यूज़ करने वाले हैं। इसका ये भी हो गया। तो क्या पहला हो जाता है कि ऐसे गैस हम इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि जो इसका जो टैंक है, टैंक को हम जो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा हमारे पास एक लिमिटेशंस है कि ये जो है ना, हाइड्रोजन हाईली इनफ्लेमेबल है, मतलब इसमें अगर कुछ भी, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा तो आग पकड़ लेगा, या फिर मतलब कुछ तबाही में हो जाएगा। तो ऐसा तो अभी भी थोड़ा बहुत पेट्रोल के साथ है, लेकिन हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिए हैं कि बहुत कम ही इंटरेक्शन हो, इस तरह की दुर्घटना हो जाए कि पेट्रोल से टंकी ब्लास्ट हो जाए, गाड़ी उड़ जाए, इस तरह से। तो ये समय के साथ हम भी ये हाइड्रोजन के साथ भी डेवलप कर लेंगे और इसको यूज कर लेंगे। तो अभी के लिए ये तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, इसलिए भी हम यूज नहीं कर सकते, हमारे पास इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी किसके पास, हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब देखिए, जैसे अब ये पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो आप रास्ते में निकलते हो, पेट्रोल खत्म हो जाता है, तो पेट्रोल की टंकी मिलती है, मतलब पेट्रोल पंप मिलता है, वहां पे आप पेट्रोल भरवा लेते हो। उसी तरह जैसे अब हाइड्रोजन की गाड़ी लेके चलोगे,
तो फिर अब ख़त्म हो जाएगा हाइड्रोजन, तो फिर आपको अभी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, तो नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इसके पास हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये हो गया हमारे पास लिमिटेड, कुछ लिमिटेशंस हैं। और इसका कुछ पॉजिटिव क्यों है कि हम क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, प्रोज क्यों हमको हाइड्रोजन पे शिफ्ट करना बेनिफिशियल होगा। क्यों बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसका एबंडेंस तो आपको पता ही है कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एबंडेंस है इसका, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। इसका जीरो एमिशन है, जीरो कार्बन एमिशन, एमिशन कर दीजिए, एमिशन। और इमिशन के नाम पे ना ये वाटर वेपर रिलीज करता है। जैसे ये फॉसिल फ्यूल क्या यूज करता है, ये कार्बन यूज करता है, कार्बन हमारा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, उस तरह ये वाटर वेपर यूज करता है। और वाटर वेपर हमको इसको फिर से एज अ हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके और फिर से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है कि ये बहुत एफिशिएंट है। एफिशिएंट में आपको बता गया कि 3 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट है पेट्रोल डीजल से। तो ये हमारे क्या हो गए कि ये हमारे नेचर को भी बचा के रखेगा, एविडेंस भी बहुत ज़्यादा है, कभी ख़त्म भी नहीं होने वाला, और एफिशिएंट भी है। तो इस तरह से हम ये शिफ्ट कर जाएंगे। और मैं आपको बता दिया कि ये क्रायोजेनिक टेक्निक इसमें जब हम अप्लाई करेंगे कि जब हम इसको सिर्फ लिक्विड स्टेज में ही यूज कर सकते हैं। कैसे, हाइड्रोजन लिक्विड को हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन लिक्विड को हम फ्यूल सेल में डालेंगे। जैसे फ्यूल सेल में जैसे आजकल के बैटरी में कोई मटेरियल डालते हैं ना, मतलब जैसे कुछ आता है डब्बा, पानी वाला डब्बा जो हम डालते हैं तो फिर बैटरी काम करता है, उसी तरह एक फ्यूल सेल आएगा, फ्यूल सेल है, उसके अंदर जब हम डालेंगे हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन लिक्विड को, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और हम उसे अपने कार, बसेज और ट्रांसपोर्टेशन को हम आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट एज अ फ्यूल नहीं यूज कर सकते हैं। मतलब क्या कि जैसे आप पेट्रोल डीजल को जैसे ही डालते हैं और उसको बर्न करके, ऑक्सीडाइज कर करके और फिर उससे मैकेनिकल एनर्जी ले लेते हैं, ये इसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ये पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन को हम इसी तरह से जैसे फ्यूल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ही यूज कर रहे हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले पे शिफ्ट हो भी रहे हैं, पर ये हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे है, ये हमें टरबाइन से घुमा करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं, फिर जनरेट करके हम कार की बैटरी को चार्ज करते हैं और फिर उस बैटरी से यूज करते हैं। लेकिन जब ये आज ये सिस्टम, हाइड्रोजन वाली सिस्टम आ जाएगी, तो बस हमें बस क्या होगा, हाइड्रोजन की लिक्विड की एक पेट्रोल पंप जैसे है उसी तरह एक हाइड्रोजन का पंप होएगा, वहां पे हम इसे लेंगे और उस फ्यूल सेल में डालेंगे और हम यूज करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया, हम दो चीज देख लिए कि ऑक्सीजन और प्लस हाइड्रोजन दोनों मिलके रॉकेट फ्यूल में अभी से ही यूज कर रहे हैं, इसको एट प्रेजेंट यूज कर रहे हैं। तो दो तो हमारे अभी एक एलिमेंट हो गया। तीसरा जो हम एक और एलिमेंट को हमने इस टेक्नोलॉजी के तहत जब सीखा, नाइट्रोजन को। अब नाइट्रोजन का थोड़ा एबंडेंस देख लीजिए एटमॉस्फेयर में। एबंडेंस किसका, इसका एबंडेंस इन एटमॉस्फेयर कितना है, 78%। ये 78% है। 20% हमारे पास, 21% ऑक्सीजन है, फिर 0.3%, शायद 0.3 और 0.3 ये समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड में लिखूंगा नहीं, थोड़ा गलत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन है, यानी मेजर हमारा क्या कंपोनेंट है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एज अ गैस। अच्छा, इसका एक बॉइलिंग पॉइंट भी देख लेते हैं, चलिए। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अब अगर जीरो की तरफ जाएंगे यानी 195, 194 और इसी तरह जाएंगे, तो ये तो गैस स्टेज में रहेगा। और गैस स्टेज में हम नाइट्रोजन को ऐसे किस तरह यूज करते हैं, नाइट्रोजन को हम, ये एक इनर्ट गैस है, इनर्ट एज अ इनर्ट की तरह यूज करते हैं, इनर्ट गैस की तरह है। इनर्ट गैस नहीं, मतलब गैस के फेज में थोड़ा इनर्ट का मतलब दूसरा मतलब हो जाता है, लेकिन हम एज ए इसको इनर्ट की तरह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे आप कोई भी लेज का
लेज या कुरकुरे का कोई भी फूड प्रोडक्ट आप देखते हैं, तो उसमें क्या फिल रहता है, ये नाइट्रोजन गैस फिल रहता है। ये क्या करता है नाइट्रोजन गैस, ये किसी भी मतलब अब जो भी खाने वाला पदार्थ है, ऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक चीज क्या हो गया, एक बार अगर नेचर में आ गया, ये मान लीजिए कुछ भी ऑर्गेनिक चीज है और ये हमारे नेचर में आ गया, मतलब एटमोसफेयर में आ गया, तो इसका काम और क्या है कि इसको डिकम्पोज करने का काम सौंपा गया है बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया, फंजाई और इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसको डिकम्पोज करके फिर से इसको मिट्टी के अंदर लाने का काम दिया गया है। तो कोई भी चीज़ हम जैसे अब ये सब बनेगा तो ऐसे खुले में रहेगा तो ये सब धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे ब्रेड को आप देखो पैकेट में रहता है तो कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, फिर जैसे ही खुलता है उस पर फंगस लगने लगता है, या फिर कोई भी चीज़ खराब क्यों हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया और फंगस का अटैक हो जाता है। लेकिन ये देखिए इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी हो जाती है। एक बार बनता है तो मेरे ख्याल से सात सात मतलब साल भर तो इसका मतलब बढ़िया मतलब क्या होता है उसका डेट ऑफ एक्सपायरी जो बोलते हैं, साल भर तो रहता ही है कि बन गया और इसको इसमें नाइट्रोजन फिल कर दिए, तो यानी एक साल तक इसका टेस्ट वेस्ट में कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है, मतलब इस पे किसी भी बैक्टीरिया फंगा ये सब का कुछ अटैक नहीं होने वाला, इसको हम एज अ लॉक कर दिए मतलब किसी भी चीज़ से। तो ये तो हमारा गैस वाला था। पर हम इस टेक्नोलॉजी को हम क्या सीखने वाले हैं कि इसका हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं लिक्विड स्टेज में। जब तो फिर हम जैसे 197 डिग्री सेंटीग्रेड, -198 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या रहेगा, लिक्विड स्टेज में रहेगा, लिक्विड स्टेज में रहेगा। ठीक है। लिक्विड स्टेज में तो फिर इसका हमको क्या फ़ायदा मिला, क्या बेनिफिट हम देखें लिक्विड स्टेज में। लिक्विड स्टेज में भी ये इनर्ट इनर्ट वाला ही काम कर रहा है, इनर्ट वाला ही काम कर रहा है, मतलब किसी भी चीज़ को मतलब रोक रहा है डिकम्पोज होने से। इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि आजकल बहुत मतलब ट्रेंड हो रहा है, जैसे फर्टिलिटी रेट अब देख रहे हैं, जैसे ह्यूमन अब क्या है कि बैठ के ही काम करता है, थोड़ा फिजिकल बहुत कम फिजिकल हो गया पहले के वजह से। पहले जब हम लोग थे तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं हमारे पास साधन, तो हम लोग बहुत फिजिकली काम करते थे, हंटिंग करने जाते थे और इस तरह से मतलब एज ए मतलब का फिजिकल बहुत एक्टिव थे। अब पहले के मुकाबले बहुत कम फिजिकली एक्टिव हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा फर्टिलिटी रेट जो है वो हमारा कम हो रहा है। ठीक है। तो हम क्या करना शुरू कर दिए, तो फिर अब कुछ ना कुछ तो अपने अब किसी किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या अपना क्या होता है कि हमारा कंटिन्यूटी बना रहे। तो फिर क्या हो गया, इसके लिए स्पर्म बैंक सब बनने लग गए। स्पर्म बैंक, ठीक सुन रहे हैं, स्पर्म का भी बैंक होता है, स्पर्म बैंक, या फिर ओवा बैंक, ओवा मतलब ओवम, ओवा बैंक सब बनने तैयार हो गए। अब इनको बनने के बाद बनाने का क्या मकसद है कि हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, वो ये इंसान है। अब क्या होता है इंसान के साथ, इंसान की एक सर्टेन एज के बाद, मान लीजिए ये 30-40 के आसपास के एज के बाद क्या होगा कि इसका स्पर्म का जो क्वालिटी होगा फर्टिलाइज करने का वो बहुत मतलब डिक्रीज करते रहेगा। तो वो क्या कर सकता है, अब मान लीजिए आज के जनरेशन में काफ़ी लेट से शादियां वादियां हो रही हैं, जो कुछ भी अब किसी भी कारण से वो मतलब चाहता है कि कहीं मेरा कुछ मतलब इस तरह से कुछ कमी ना आ जाए, तो फिर उसको वो स्पर्म बैंक को कांटेक्ट करेगा और फिर इसी बीच में जब उसका बेस्ट मतलब रहेगा क्वालिटी, तब वो एक स्पर्म बैंक में अपना स्पर्म जमा कर सकता है। ये हो सकता है। ओवा में भी, ओवा बैंक में भी वही होता है, कोई भी फीमेल क्या कर सकती है अपना ओवा को वहाँ पे स्टोर करवा सकती है। और फीमेल के साथ क्या प्रॉब्लम है कि फीमेल क्या होती है, 40 के एज के बाद ना, 40 के एज के बाद वो अगर कंसीव करती है, कंसीव करने से ये भी मतलब समझ लिया, अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या होता है, बच्चे में क्या है, जेनेटिक जेनेटिक बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कुछ माइटोटिक वाला वो है कि स्पिंडल में कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर ठीक से वो सेपरेट नहीं होता है, तो इस तरह से जेनेटिक डिजीज का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। 40-45 के अगर बाद कंसीव करती है लेडीज, तो क्या रहेगा कि उससे पहले ही 30 या 28 इस स्टेज में ही जब वो रहे, तो वो अपना ओवा को सीज कर मतलब फ्रीज करवा के वो वहाँ पे रख सकती है। और जब लाइफ में अब लाइफ में क्या 40-50 भी चल जाए, 60 भी चल जाए, और जब उसको पेरेंट्स बनने का मन हो, तो फिर वो ओवा को वो यूज कर सकती है। तो इस तरह से है। एक और इसका ये बेस्ट एग्जांपल है कि आप अपने देखेंगे, अगर गांव में रहते होंगे तो अक्सर देख लेते होंगे, शहर में थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि शहर में आपको एक कहीं मतलब जहाँ पे गाय पाला जाता है, गाय भैंस पाला जाता है, वहाँ ही आप देख सकते हैं, लेकिन गांव में तो लगभग पालते ही हैं। तो वेटेनरी डॉक्टर आता है,
वेटनरी डॉक्टर के मोटरसाइकिल पर क्या लगा रहता है, एक कंटेनर लगा रहता है। जब वो सीमेन देने आता है या फिर चेक करने आता है तो उसके पास सीमेन तो हमेशा प्रेजेंट रहता ही है, तो कंटेनर देने आता है। तो उसमें क्या होता है, कंटेनर में सीमेन होता है। वो सीमेन गाय को या भैंस को वो देता है ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके, मतलब वो उसका साइकिल चल सके उसका। तो वो सीमेन कहाँ स्टोर होता है, वो सीमेन क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन में ही स्टोर होता है। लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड में ही स्टोर रहता है, और इस चीज से वो सेफ रहता है। अब इसका ये भी एक ये था कि आप इतना मतलब ये इतना मतलब बेनिफिट है इसका कि किसी भी चीज को आप ऐसे ही रख रहे हो, वो जिंदा भी है, मतलब जिंदा भी है और काफी सालों तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब ये होगा कि आप किसी इंसान को भी अगर लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दोगे, अब मैं लिक्विड नाइट्रोजन बोल रहा हूँ तो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि इसी अब रूम है इसमें एक बोतल मतलब एक बड़ा कंटेनर बनाया उसमें डाल दिया। नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन जब भी मैं बोल रहा हूँ तो इसका एक बार इस चीज पे भी फोकस करिए कि लिक्विड नाइट्रोजन इस टेम्परेचर पे जाएगा, और इस टेम्परेचर पे अगर किसी आदमी को आप डालेंगे तो उसका एक एक सेल का जो फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा। और वो क्या चल जाएगा, वो सेफ मतलब एक से मतलब एक तरह से कोमा के पूरे होल बॉडी, कोमा ऐसे तो वर्ड होता है ब्रेन डेड होता है, तो इसलिए नहीं, पूरे बॉडी का ग्रोथ और सेल का फंक्शन रुक जाएगा। और वो हम उसको कितने काफी टाइम तक उसको मतलब बिना डिकम्पोज हुए, किसी बॉडी को बिना डिकम्पोज हुए भी रख सकते हैं। और ऐसा ट्राई भी किया गया है, मतलब किसी भी आदमी को आप क्या करो कि लिक्विड नाइट्रोजन में आप उसको डाल के छोड़ दोगे तो उसका बॉडी डिकम्पोज ही नहीं होगा। मतलब जैसे आज कोई आदमी अगर मर जाता है तो क्या होता है, जैसे ही मरता है कि अगले सेकंड से उसका डिकम्पोजिशन मतलब चालू हो जाता है। इसीलिए तो थोड़ी देर देर के बाद बदबू भी आने लगती है, बहुत तरह की बात होती है। तो लिक्विड नाइट्रोजन से हमें ये मिला कि ये मतलब इनर्टनेस वाला नेचर से हमें ये फायदा मिल गया। एक और ये है, हीलियम का भी है। हीलियम को एज हम हीलियम लिक्विड को, हीलियम तो ऐसे नेचर में इनर्ट गैस ही होता है, इनर्ट गैस ही बोलते हैं। ये बहुत इनर्ट गैस उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट मतलब रिएक्ट नहीं करता है। और इसका ये हीलियम है, इसका कुछ मतलब लिक्विड में क्या है ये, इसका लिक्विड में इसको हम एज अ कूलेंट यूज करते हैं। कूलेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए। जैसे आप ये देख सकते हैं कि अगर हम कोई कोई चीज यूज कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे अच्छा इसका एग्जैक्ट एक एग्जांपल ही बता देता हूँ, एमआरआई मशीन होता है। ठीक है, एमआरआई मशीन को जब हम यूज करते हैं तो उसके मैग्नेट्स होते हैं ना, वो मैग्नेट्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मतलब काफी देर तक काम करने के बाद वो, अब कोई भी आप देखोगे कि काम इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो गर्म हो जाता है, उसी तरह ये मैग्नेट भी गर्म हो जाता है। तो इसके आसपास क्या होता है, ये हीलियम को लिक्विड को ऐसे फ्लोट कर दिया जाता है, लिक्विड को पाइप लगा के सर्कुलेट कर दिया जाता है ताकि इसकी टेम्परेचर ठंडी रहे और ये अपना काम सही ढंग से करे। तो इसलिए हम हीलियम लिक्विड का इस तरह से यूज करते हैं। तो ये हम पूरा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी और उसके बेनिफिट्स को देख लिए हैं। हम इसमें बेसिकली क्या क्या देख लिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके एज अ रॉकेट फ्यूल अभी भी यूज हो रहे हैं, और रॉकेट फ्यूल यूज हो रहे हैं। और हाइड्रोजन का देख लिए कि आने वाले फ्यूचर में ये हमारा प्राइमरी ये मतलब प्राइमरी फ्यूल बनने वाला है, प्राइमरी फ्यूल बनने वाला है, हम इसको ही यूज करने वाले हैं। और इसका प्रोज एंड कॉन्स जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों शिफ्ट करेंगे और कैसे कैसे हम करेंगे। फिर हम अगला एलिमेंट हम देख लिए नाइट्रोजन का क्या क्या है, नाइट्रोजन का हमने देख लिया, हीलियम का देख लिया। तो इस तरह करके हम और भी मतलब अभी क्या है कि साइंस कंटिन्यूटी पे मतलब वो काम करता है। आज फिर कुछ कल को कुछ नया चीज डिस्कवरी होगा, कल को कुछ और नया टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ के और कुछ बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूटी चलता रहेगा। और ये मेरा बस पढ़ाने का या फिर बताने का बस एक मकसद था कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत मतलब आने वाले समय में इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप भी एक बार खुद देखो कि मतलब इसका क्या है, नाइट्रोजन का तो कुछ बहुत अच्छा है, फिर हाइड्रोजन देखो ना, हाइड्रोजन तो बहुत है। हाइड्रोजन का बेस्ट है कि इमिशन इसका जीरो है, कार्बन इमिशन जीरो, यानी कितना नेचर फ्रेंडली है। एमिशन जीरो है इसका, बहुत ज़्यादा नेचर फ्रेंडली है, इसीलिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक जो है हमारा क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए आप आपको हमको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा।
और आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा तो हमको आप थैंक्स बोल सकते हैं। और चलिए, लेक्चर को या फिर कुछ भी यहाँ आपसे हमसे इतनी देर तक सुनने के लिए आपको धन्यवाद। ठीक है बच्चों, चलिए, बाय।